नमस्कार, मैं हूं आरजे मन। इस वक्त ओहो रेडियो के स्टूडियो से आपके लिए एक कमाल के पॉडकास्ट में जिसका नाम है आयुर्वाणी, यानी आयुर्वेद की एक वाणी है। और वो वाणी हमें क्या कहती है? हम सब प्रकृति से घिरे हुए हैं और प्रकृति हमें खुद बताती है कि हमें अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अजय सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, विस्तृत में बताइएगा कि आप क्या करते हैं। सभी को मेरा सबसे पहले सादर नमस्कार। मैं ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कैंपस में मैं शल्य तंत्र विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। और मेरी ये जो आयुर्वेद की जर्नी है ये 1984 में स्टार्ट हुई थी। मैंने अपना आयुर्वेद में ग्रेजुएशन BAMS स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय IMS BHU वाराणसी शल्य तंत्र पे मैंने अपना PG कंप्लीट किया। और उसके बाद से मैं राजकीय सेवा में हूँ। 1986 में पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर के 1997 से 1997 से मैं आयुर्वेद की सेवा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पहले मैं मेरी फर्स्ट पोस्टिंग इलाहाबाद में थी। उस समय उत्तराखंड और यूपी एक हुआ करता था, लेकिन जब उत्तराखंड बना सन 2000 में, तो चूंकि मेरा मूल निवास उत्तराखंड में है तो मुझे यहाँ पर मूल निवास के आधार पर यहाँ आ गया। तो तब से मैं लगभग 27-28 वर्ष से मैं अपनी सेवाएं आयुर्वेद के क्षेत्र में दे रहा हूँ। तो 4 सूत्र के बारे में इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले सर ये बताइए कि आयुर्वेद की तरफ आपका रुझान कैसे आया, ये रुचि कैसे बनी? कोई ऐसी चीज़ हुई जिसने आपको प्रेरित किया? बहुत अच्छी बात आपने ये कही है। जब हम लोगों का विद्यार्थी जीवन था तो उस टाइम में कैरियर ऑप्शंस 2 ही हुआ करते थे। या तो घर वाले चाहते थे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आज तो मल्टीपल फील्ड्स हो गई हैं और बहुत फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी हो गई है। तो मुझे इसकी प्रेरणा अपने पेरेंट्स से मिली। मेरी माता जी श्रीमती सरोज, वो भी आयुर्वेद की चिकित्सक थी जिन्होंने बरेली से अपनी आयुर्वेद की शिक्षा करी थी। और उस समय बरेली में मैं स्कूलिंग मेरी हार्टनेस कॉलेज बरेली में चल रही थी। तो उनको देख देख के मैं घर में विभिन्न औषधियाँ वो बनाती थी, उनको देखता था। और यही नहीं, मेरी नानी जी भी श्रीमती आनंदी देवी, वो भी आयुर्वेद चिकित्सक थी। तो वो एक कहीं ना कहीं जो उसका बीज था वो परिवार से मुझे मिला। मैं उनकी मदद करता था विभिन्न प्रकार के, जब वो औषधियाँ घर में बनाती थी, कहीं चूर्ण बना रही हैं, कहीं लेप बना रही हैं, तो मैं उसको बहुत गहनता से ऑब्जर्व करता था। तब से उन्होंने ये एक आइडिया दिया कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊं। वही एक मेरा एकमात्र सोर्स था जिसने मुझे आयुर्वेद की तरफ आने के लिए प्रेरित किया। और आयुर्वेद में सिलेक्शन हो जाने के बाद मैंने दोबारा कभी MBBS के लिए ट्राई भी नहीं किया। मेरे पहले अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हो गया था इंटरमीडिएट के बाद। और फिर मैंने पूरे मनोयोग से आयुर्वेद पर ही अपना जो है समर्पण भाव से काम किया। तो मतलब हम सुनते आते हैं कि दादी की रसोई आपके घर पे थी, दादी की प्रयोगशाला जहाँ पे वो दवाइयाँ बनाती थी। yes. और माता जी भी उसी में थी। जी। तो 4 सूत्र के बारे में सर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये शब्द बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सुना नहीं होगा, तो पहले इसे ही थोड़ा डिफाइन कर दीजिए आप लोगों के लिए कि ये है क्या चीज। देखिए, क्षार सूत्र 2 शब्द से मिलकर बना है, क्षार और सूत्र। सूत्र का मतलब होता है थ्रेड, और क्षार यार इट डिनोट्स एल्कलाइन सब्सटेंस। तो क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड हर्बल थ्रेड है जिसको कि कुछ विशेष व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्षार सूत्र का डिस्क्रिप्शन हमारा जो आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा का प्राचीन ग्रंथ है जिसको सुश्रुत संहिता कहते हैं, उसमें महर्षि सुश्रुत ने किया है। महर्षि सुश्रुत विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डॉक्यूमेंट होल सिस्टम ऑफ सर्जरी, जो कि एक सुश्रुत संहिता के रूप में ग्रंथ है जिसको आज हमारे स्नातक छात्र, स्नातकोत्तर छात्र और PhD छात्र, मैं भी आज स्वयं रोज सुश्रुत संहिता का अध्ययन करता हूँ। उसके शायद 8 वॉल्यूम्स है मेरे ख्याल से। 8 या 7 वॉल्यूम्स हैं। हाँ, काफी विस्तृत वर्णन है। और तो उस सुश्रुत संहिता में अलग अलग तरीके से उसको महर्षि सुश्रुत सूत्र के ऊपर विभिन्न औषधियों की कोटिंग करा करते थे और उसको विभिन्न डिजीजेस में उसको यूज करते थे, नाड़ी व्रण में, भगंदर में, अर्श में। सुश्रुत संहिता के अतिरिक्त अगर हम मॉडर्न काउंटर पार्ट को देखें, आचार्य सुश्रुत के बाद एलोपैथिक स्ट्रीम में हिप्पोक्रेटिस अराउंड 400 BC, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर सुश्रुत जिन्होंने सूत्र का प्रयोग फिशुला के ट्रीटमेंट के लिए किया। फिशुला और भगंदर ये सिनोनिम, जिसको आयुर्वेद में भगंदर नाम से जिस डिजीज का नाम वर्णित किया गया है, मॉडर्न काउंटर पार्ट को उसको हम फिशुला इन एनो या एनल फिशुला कहते हैं। तो आचार्य सुश्रुत, आम शब्दों में सर अगर आप थोड़ा बता पाएं कि नॉर्मल इसको क्या कहते हैं लोग?
अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी है, जैसे आपने फिशोला कहा, शायद भगंदर, नॉर्मल आम भाषा में जो रोगी हमारे पास आते हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर टर्म हो गया, इसको भगंदर कहते हैं, है ना। भगंदर में होता क्या है, मैं 2 मिनट में शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत बड़ा विषय है। जो हमारा एनल रीजन है, गुदा प्रदेश है, उसके चारों तरफ के एरिया में कोई एक छोटा सा एक पॉइंट, एक डिस्चार्जिंग पॉइंट बन जाता है। तो बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा एक नॉर्मल बॉयल है या फुंसी है, फोड़ा है, लेकिन ये डीप रूटेड होता है, एक ट्यूबुलर फॉर्म में एक ट्रैक्ट होता है जो अंदर जाकर के एनल कैनाल में खुलता है, और इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इतना डीप होता है कि आसानी से ठीक नहीं होता। दूसरी खास बात क्या है, ये डिजीज, इसको महागध में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। सबसे बड़ा इसमें जो अड़चन आती है, दिक्कत आती है कि रिकरेंस बार बार होती है। अगर मॉडर्न सर्जरी की जाए और सही तरीके से नहीं की गई, फिशुला बड़ा है, तो स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स के कटने का खतरा रहता है। एक बार स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स कट गया तो इनकॉन्टिनेंस, यानी कि व्यक्ति का मल त्याग पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, जो कि एक बहुत भयावह स्थिति है। इससे हर आदमी बचना चाहता है। तो महर्षि सुश्रुत ने जब भगंदर में 4 सूत्र का उल्लेख किया तो उसमें उन्होंने शस्त्र चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन किया, लेकिन तुरंत ही उनको रियलाइज हुआ कि शायद जो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि रिकरेंस है, इसलिए उन्होंने अलग पैरा सर्जिकल प्रोसीजर के रूप में 4 सूत्र का डिस्क्रिप्शन किया। और इसी पॉइंट के दृष्टिगत आगे आने वाले जो मॉडर्न सर्जन्स हैं, चाहे हिपोक्रेटिस हॉर्स हेयर यूज करते थे, उसके अलावा एलिंगम, बहुत सारे और भी मॉडर्न काउंटर पार्ट्स लोग आए जिन्होंने थ्रेड को किया, सिर्फ संभव है स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स को डैमेज ना हो उसके दर्द की वजह से। तो ये 4 सूत्र पे विशेष रूप से इसको तैयार किया जाता है। स्पेशल टाइप का एक सूत्र होता है, मैं आपको मैं लाया भी हूँ, दिखाना चाहूंगा। ये इस पे बहुत रिसर्च की गई है 4 सूत्र के ऊपर। ये बार्बर्स लिनन थ्रेड, सर्जिकल बार्बर्स लिनन थ्रेड नंबर 20 है, जो कि जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी मजबूत होता है। ये आसानी से अगर हम तोड़ना चाहें तो ये इट विल नॉट ब्रेक, ये हाथ से टूटता नहीं है। थ्रेड के ऊपर रिसर्च की गई कि थ्रेड कौन सा लेना चाहिए। फिर छार बनाया गया। छार कैसे बनाते हैं, हमारे आयुर्वेद में अलग अलग कुछ औषधियों का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें मुख्य रूप से अपामार्ग है। आजकल तो और भी नई नई औषधियों पे हम लोग छार बना रहे हैं रिसर्च करके। उस प्लांट को पूरा उसका पंचांग कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको छाया शुष्क करके ड्राई में सुखाया जाता है, फिर उसको बर्न करके उसकी ऐश इकट्ठी कर ली जाती है, उसको पानी में डिजोल्व करके फिर 21 बार छानते हैं, फिर बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और अल्टीमेटली जो हमको पाउडर फॉर्म में मिलता है दैट इज छार। वो छार होता है, वो छार बन गया। नमक से इंस्पायर्ड है। यस, दैट इज छार, अल्कलाइन। उसका हम लोग पीएच भी कैलकुलेट करते हैं, हर ड्रग का अलग अलग। तो अम्ल और छार, वो छार बन गया। अब इस थ्रेड को स्पेशली डिजाइन हैंगर्स में हम लोग बांधते हैं। वो आप एक बार दिखा दीजिए थ्रेड को। हाँ, ये डिजाइन किया हुआ जो आप लेके आए हो। ये थ्रेड को बांधते हैं हैंगर्स में, और थ्रेड को बांधने के बाद इसके ऊपर क्षीर, छार एंड हरिद्रा, 3 चीजों की कोटिंग्स की जाती है। क्षीर में पॉपुलरली जो यूज होता है दैट इज द स्नूही क्षीर। स्नूही क्षीर को यूज करते हैं, और स्नूही क्षीर की 11 कोटिंग्स, उसके बाद स्नूही क्षीर अलॉन्ग विथ छार की 7 कोटिंग्स, फिर स्नूही क्षीर के साथ हरिद्रा, हल्दी जो हम घर में यूज करते हैं, इसकी 3 कोटिंग्स। तो 21 डेज में ये छार तैयार होता है। मैं दिखाना चाहूंगा, अलग अलग हमारे यहाँ ऋषिकुल में हमारी छार सूत्र लैब है, जिसमें अलग अलग वेराइटीज का हम लोग छार सूत्र प्रिपेयर करते हैं। और ये एक इस तरह की अपीयरेंस ये छार सूत्र की हो जाती है, एंड इट इज वेरी टफ। ये बहुत टाइट है, इट विल नॉट ब्रेक। इस पे जो कोटिंग्स हैं, इस पे बहुत रिसर्च की गई। थ्रेड, क्योंकि छार के जो गुण बताए गए हैं शास्त्र में, महर्षि सुश्रुत ने छेद्य भेद्य लेख्य करणात् त्रिदोषक नत्वात् विशेष क्रिया अवचारणात्, कि ये छार जो है कटिंग भी करता है, क्यूरेटिंग भी करता है, त्रिदोष का शमन भी करता है। तो जो चीज कटिंग कर रही है वो थ्रेड को भी काटेगी। तो थ्रेड पे भी रिसर्च की, विच थ्रेड शुड बी यूज्ड, थ्रेड कौन सा यूज करना चाहिए कि थ्रेड पे रहे। थ्रेड ऐसा होना चाहिए जिसपे कोटिंग स्टिक हो जाए, कोटिंग ना गिरे, इस पर रिसर्च की गई। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी। अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, सिल्क के थ्रेड पर, पतले थ्रेड पर, मोटे थ्रेड पर स्ट्रेंथ किया गया। फिर ये कोटिंग कितने दिन तक लास्टिंग रहेगी, इस पे भी स्टडी की गई। नॉर्मली हम लोग जब इस छार सूत्र को भगंदर के ट्रैक में लाइगेट करते हैं तो इसका इफेक्ट 7 डेज तक रहता है। हम पेशेंट को 7 डेज के बाद बुलाते हैं और रील रोड टेक्निक से इस थ्रेड को चेंज कर देते हैं। ये उतनी देर में जो अंदर अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है, टफ फाइब्रस टिश्यू है, उसको ये टफ फाइब्रस
डैमेज टिश्यू को ब्रेक करता है, डिसॉल्व करता है, और जो लॉन्ग अवेटेड हीलिंग प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है, जो कि हीलिंग नहीं हो पा रही है। इस तरह से इसकी एक मैकेनिज्म है, एंड इट वर्क्स एट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो रूट है वहां तक ये क्षार पहुंचता है, जो कि मॉडर्न सर्जरी के जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं, फिशरेक्टमी, ढेर सारी चीजें हैं, उसमें रिकरेंस बहुत है। बट हेयर व्हेन एवर वी आर अप्लाइंग द क्षार सूत्र, इसमें रिकरेंस के चांसेस इफ इट इज डन एडिक्वेटली इट इज ऑलमोस्ट 0%। और मार्केट में बहुत सारे क्षार सूत्र अवेलेबल हैं। हम लोग अपना क्षार सूत्र हमारे पीजी स्कॉलर के साथ खुद बनाते हैं, एंड एवरी ईयर वी आर ऑथेंटिकेटिंग इट। हम नए नए जो ट्रायल ड्रग्स, वही ड्रग्स यूज कर रहे हैं जो महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता पर कराया है। अभी लास्ट स्टडी हमारे पास कनेर के क्षार पर हुई है। अगला हम क्षार पे अगले बैच में वासा के ऊपर हम करने जा रहे हैं, और उसकी थीसिस पब्लिश होती है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो इट हैज गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स एंड इट इज वेरी वेरी एक्सेप्टेबल। तो सर आपने 2-3 नाम लिए, भगंदर आपने एक नाम लिया, यस, एक आपने फिश, भगंदर और फिशुला दोनों एक ही हैं। फिशुला दोनों एक ही है। अर्श या पाइल्स, हेमरॉइड्स, पाइल्स मतलब बवासीर जो हम कहते हैं। राइट। और लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं इस विषय में बात करने में, थोड़ा शर्म है। तो आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो बात करने में थोड़ा डरते हैं कि यार किसी को बताना नहीं ये बात, या फिर ये बात थोड़ी गुप्त रखी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये गूदे की बीमारी बेसिकली कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी में एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना है लोगों का कि उनको फिर शायद चिढ़ाया जा रहा है या फिर बताया जाता है। तो उस बारे में आप कुछ बताइए। एक्चुअली अर्लियर इट वाज अ टैबू, नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। आजकल क्या है, मेरे पास हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं, एंड ड्यूरिंग द लास्ट 28 ईयर्स ऑफ माय करियर मैंने महसूस किया है अब पेशेंट उतना शर्म महसूस नहीं करता। शर्म महसूस करने वाली संख्या काफ़ी कम है, मे बी 25%। अब लोग आते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और पहले ऐसा होता था कि हमारी ओपीडीज में खाली मेल पेशेंट्स आते थे, आज फीमेल पेशेंट्स भी आ रहे हैं। मेरे पास यंग गर्ल्स आती हैं जो किसी न किसी प्रोफेशन में हैं या कॉलेजेस में जा रही हैं, और अकेले क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट लेकर के वो वापस चले जाते हैं। कभी वो पेरेंट्स के साथ आ गए, तो हम पेशेंट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर देते हैं, और इस विद्या को इतना अच्छे से पब्लिसिटाइज कर दिया गया है, इतना एक्सेप्टेबल हो गई है कि बिना किसी झिझक के वो बनाते हैं और कहते हैं भाई हमको, वो कहते हैं कि हमें क्षार सूत्र कराना है। तो कई बार मुझे बताना पड़ता है कि आपकी डिजीज क्षार सूत्र के लिए नहीं है, आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है ये क्षार लेप से ठीक होगी। हम इसका लेप भी बनाते हैं, इसका हम लेप लगाएंगे, उससे क्योर हो जाएगी, या कुछ आयुर्वेद में जो मेडिसिन्स लिखी गई उससे आप ठीक हो जाएंगी। तो हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, जहां जरूरत होगी वहां हम क्षार सूत्र यूज करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां हम क्षार लेप यूज करेंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां हम औषधि यूज करेंगे। तो औषध, क्षार, अग्नि और शस्त्र, ये चतुर्विध 4 प्रकार की चिकित्सा अर्श के लिए बताई गई है। अर्श ही नहीं, कुछ नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, दुष्ट वर्ण का जिसका डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में आया है, ऐसे वुंड जो भरते ही नहीं है, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग सो मेनी एंटीबायोटिक्स, आप कितने भी एंटीबायोटिक्स दे दिए वो व्रण ऐसे हो जाते हैं, वो नहीं भरते। एक नाम है बायोफिल्म, उनके ऊपर बायोफिल्म बन जाती है, लॉट ऑफ एक्सुडेट्स आर देयर, लॉट ऑफ डेड टिश्यूज आर देयर। उसके लिए हमने क्षार पिचू डेवलप किया है। जो प्रक्रिया हम क्षार सूत्र पे करते हैं वही प्रक्रिया हम एक फ्रेम के ऊपर स्टरलाइज्ड गॉज पीस पर लगा करके उस पे क्षीर, क्षार और हरिद्रा का लेप लगाकर हम एक क्षार का पिचू बनाते हैं, और उस पे नॉन हीलिंग वुंड्स के साइज के हिसाब से उससे हम ड्रेसिंग करते हैं। एक स्पेसिमेन मैं लेकर भी आया हूँ जो हमने यहाँ करके ये देखिए, ये बना के रखा है, ये पिचू है। अब अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द वुंड इसको हम यूवी चैम्बर में इसको रखेंगे। अब ये सील्ड है, स्टरलाइज्ड है, और वुंड के ऊपर इसको लगा देंगे, और अगले दिन जितने भी डेड टिश्यूज हैं, जितने भी डेब्रिस हैं, उसको ये पूरा एक्सरसाइज करके कट करके निकाल देगा और हीलिंग में प्रमोट करेगा। तो लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स हैज बीन डन जहां तक क्षार का काम है। तो ये अलग अलग वेरिएशंस है जिसमें हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जो अभी नई जो प्रणालियां चल रही हैं इसके इलाज के लिए, उसके मुकाबले ये कितना प्रभावशाली है? देखिए, ये हर पैथी की अपनी अपनी ब्यूटी है। मॉडर्न साइंस की अपनी ब्यूटी है, हमारी साइंस के अपने अपने फायदे हैं। क्षार सूत्र का जहां तक एनल फिशुला का संबंध है, इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड आई से इट इज द बेस्ट, बिकॉज टुडे मॉडर्न सर्जन्स, मेरे भी बहुत मॉडर्न सर्जन से बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, एंड आई रिस्पेक्ट एलोपैथी अ लॉट, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने बीएचयू में पूरी मॉडर्न सर्जरी भी पढ़ी है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होगी
जाएगा कॉलेज सेक्शन में कराएगा, अपेंडिसाइटिस होगा अपेंडिक्स सर्जरी कराएगा। उनके पास कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला का केस आता है, वो बाई नेम लिख करके भेजते हैं ऋषिकुल हॉस्पिटल के नाम, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के नाम। तो क्षार सूत्र ने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्ट हो गई है। इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर पीजी देशपांडे सर को, जो बीएचयू में अराउंड 1975 उनका फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रोक्टोलॉजी में, एंड इट हेल्ड होल ऑफ द मेडिकल वर्ल्ड, और उसने तहलका मचा दिया था। तब से अलग अलग इनोवेशंस होने लगे, क्योंकि आयुर्वेद में 1975 से पहले सर्जरी वाज ओनली ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उसमें सर्जरी का मतलब कोई ओपीडी नहीं होना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि संहिता, जो सुश्रुत संहिता के बारे में हम सुनते हैं तो काफी पहले से है, तो ऐसा क्यों था कि इतना टाइम क्यों लगा इसे? देखिए, महर्षि सुश्रुत के समय में सर्जरी वाज एट इट्स पीक। सर्जरी को जो इसके बारे में महर्षि सुश्रुत संहिता में लिखा गया है, इट इज द बेस्ट साइंस। आशु क्रिया करणात्, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रधानात्, है ना। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन लिया है कि क्विक प्रोसीजर, बहुत इसकी तारीफ लिखी गई, इट इज द बेस्ट साइंस। लेकिन आगे ही महर्षि सुश्रुत ने इसको एक जगह जघन्य भी बताया है कि ये सबके लिए नहीं है, ये इसके बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उनके पीरियड के बाद कुछ एक एरा ऐसा आया, स्पेशली द बुद्धिस्ट पीरियड, जहां पर सर्जन्स को एक समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ सर्जरी, वो डाउनफॉल हुआ। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने अलग अलग इन्वेंशंस किए, तरक्की करी, लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। मैं अपने एक दूसरे इंटरव्यू में आपको बताऊंगा उसके बारे में कि सर्जन्स जो पहले हुआ करते थे, बार्बर्स वर डूइंग सर्जरी, एक बार्बर सर्जन गिल्ड हुआ करती थी, और जो नॉर्मल अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस होता था, फिजिशियंस का काम होता था सिर्फ दवाई लिखना, और सर्जरी का काम बार्बर्स करते थे। वो बार्बर्स क्यों करते थे, वो मैं रक्त मोक्षण का आपके साथ एक बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा इसके बारे में। महर्षि सुश्रुत के बारे में कहते हैं कि वो नदी के किनारे रहते थे, और युद्ध में जो सैनिक आते थे बह के, वो उनको पकड़ के उनकी सर्जरी किया करते थे, और फिर उनको जो समाज था उनसे अलग कर दिया गया था कि ये इंसान काटता पीटता है इंसानों को। यस, तो ये वाली कहानी थी। खैर, हम जब यू आर डेफिनेटली राइट, नॉट ओनली दिस, वो गंगा जी के किनारे हमने जो पढ़ा है, एक उन्होंने एक कुछ वृक्षों का, कुछ घास फूस का एक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बना रखा था, जो डेड बॉडीज फ्लोट होकर के आ जाती थी, वो उसको गंगा जी के किनारे लेके ही यूज्ड टू डू डिसेक्शन। पूरा डिसेक्शन सुश्रुत संहिता के सारी स्थान में लिखा है। एक एक बोन को उन्होंने डिसेक्ट किया, एक कूंची जैसा एक उन्होंने एक बनाया वृक्ष की टहनी से, उससे एक एक बोन कितनी है, पैर में कितनी बोन है, हाथ में कितनी, पूरा डिसेक्शन का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है। नॉट ओनली द बोन्स, मांसपेशी कितनी हैं, शिराएं कितनी हैं, कंडराएं कितनी हैं, तो वो एक अथाह ज्ञान का भंडार था। मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि अगर सुश्रुत संहिता नहीं होती, प्रैक्टिकली आज सर्जरी का अस्तित्व क्या होता, ये बहुत मुश्किल है। ही इज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, नॉट ओनली द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आज जो भी प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, वो जो महर्षि सुश्रुत ने बताया, गंडादुत्त पाट्यमानसेन सानुबंधेन जीविता कर्णपालिम पालेस्तु कुर्यात निक्लिक शार्विक, जो सेमी डिटैच्ड फ्लैप स्किन लेकर के जो एक ग्राफ्टिंग की जाती है, वो प्लास्टिक सर्जरी का प्रिंसिपल आज भी प्लास्टिक सर्जन्स फॉलो करते हैं। तो वेरी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है महर्षि सुश्रुत का इसमें। उनके लिखे हुए ग्रंथ जो थे वो यूरोपियन कंट्रीज में भी छपे थे, डेफिनेटली। एंड सुश्रुत जी की प्रतिमा अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया में, कई कंट्रीज में लगी हुई है आज। ही इज फादर ऑफ सर्जरी। तो चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आयुर्वेद जो है वो हमें बताता है कि यार इलाज और बेहतर तरीके से इससे हो सकता है, भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन हर चीज़ का इलाज आयुर्वेद के पास होता है। लेकिन आयुर्वेद उससे पहले आपको एक चीज़ और कहता है कि आप पहले ही क्योर कर सकते हैं बीमार होने से पहले, अगर आप अपना खान पान सही कर लें। तो पाइल्स के लिए, मतलब इससे बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँचे ही ना? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, आज का जो सिनेरियो है चिकित्सक के रूप में, हम सभी लोग, हमारे एज ग्रुप के लोग बहुत चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर के कि जो हमारा दिनचर्या हो गई है, जो हमारा आहार विहार हो गया है, जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया है। व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, हम लोग जब छात्र थे, तब ऐसा सिनेरियो नहीं था। खान पान की जो हैबिट्स हैं, विरुद्धासन,
अध्यशन, क्योंकि अर्श अर्श को लोग सोचते हैं ये इट इज़ अ डिजीज ऑफ एनल रीजन। ये गुदा प्रदेश की बीमारी नहीं है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लीवर। जब मेरे पास रोगी आते हैं कहते हैं कि भाई ये हमको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, तो मैं बताता हूँ ये रोग की शुरुआत मंदाग्नि से हुई है, क्योंकि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्सेसिव ड्राइविंग, टॉयलेट हैबिट्स, सिटिंग इन एन इम्प्रॉपर पोस्चर। दिन भर हम लोग जो है सब लोग अपने अपने सिस्टम्स पे बैठे हुए हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, घर में भी बैठे रहते हैं, सुबह टॉयलेट में जा करके बैठते हैं, टॉयलेट के बाद अपना काम निपटा के डाइनिंग टेबल पर आए, ब्रेकफास्ट किया, फिर कार में जा करके बैठ गए, ऑफिस में गए, सिस्टम के आगे जाकर बैठ गए। सेडेंटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फूड हैबिट्स के लिए टाइम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आज की जनरेशन टॉयलेट्स में कर रही है, वेस्ट कर रही है। एक अभी गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंस हुई थी 2019 में सर्जरी की, तो वो वहाँ पर मेरे स्टूडेंट ने एक पेपर प्रेजेंट किया था पोस्चर के बारे में कि टॉयलेट का पोस्चर कौन सा सही होना है, और उस पेपर को उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। जो पहले टॉयलेट सीट्स होते थे, स्क्वाटिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर। स्क्वाटिंग पोस्चर में एनोरेक्टल एंगल स्ट्रेटन हो जाता है, एवैक्यूएशन इज ईजी। आज पहले घरों में नहीं होता था ऐसा, अब पिछले 10, 15, 20 सालों में टॉयलेट सीट्स हैव बीन चेंज्ड। चलिए अगर किसी को प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है या जॉइंट प्रॉब्लम्स है, दैट इज अनदर थिंग, बट इवन द हेल्दी पर्सन्स, जो स्वस्थ लोग हैं या यंग जनरेशन्स हैं, वो भी टॉयलेट में बैठते हैं। क्योंकि मेरे पास ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आते हैं 80% पेशेंट्स को एनल रेक्टल प्रॉब्लम्स होती है। तो पहले मैं, बच्चा है तो पेरेंट्स से पूछता हूँ आप इसके टॉयलेट हैबिट्स को पूछिए, टॉयलेट में देर तक नहीं बैठता है, आप जाके देखिए कि मोशन कैसा हो रहा है। तो हमको अपनी टॉयलेट हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। पेशेंट के पर्चे पे मैं लिख देता हूँ 40 मिनट्स इन टॉयलेट। कुछ लोग तो कहते हैं मैं 2 घंटे टॉयलेट में बैठता हूँ, तो मैं कहता हूँ अगली बार मैं लिखता हूँ आप टॉयलेट टाइम आपका पहले 40 मिनट्स से आप कितना हो गया, कहते हैं नाउ इट इज 30 मिनट्स, अगली बार 15 मिनट। तो जो सिटिंग आवर्स हैं वहाँ पर जो एक ड्रैगिंग होती है ग्रेविटी, मॉडर्न में एलोपैथिक बुक्स में लिखा हुआ है एनल कुशंस। 1975 में मिस्टर थॉमसन ने एनल कुशंस की थ्योरी दी थी, जो कि 3, इनका नाम कुशन इसलिए रखा गया कि ये हमको कंफर्ट देते हैं बैठने के लिए। वही एनल कुशन जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज है, स्मूथ मसल्स हैं, वो एक्सर्शन के कारण, वो प्रेशर के कारण, वो स्ट्रेनिंग करने के कारण बाहर को निकल आते हैं। वही हेमोरॉइड्स है, वही पाइल्स है, वही अर्श है। तो हमारी जो सिटिंग हैबिट्स हैं वो हमको सेडेंटरी हैबिट, जो मेरे पास ड्राइवर्स आते हैं कि हम ड्राइविंग पे जाते हैं, मैं कहता हूँ आप ठीक है आपका जॉब ड्राइविंग का है, बट यू टेक सम रेस्ट। आप 1 घंटा ड्राइव करके 5 मिनट एक आप वॉक कर लो, रेस्ट करो। मेरा जो असेसमेंट है, एनिमल्स इस चीज में हमसे बहुत आगे हैं। आप जितने भी एनिमल्स को देखिए, दे स्पेंड लेस देन 1 मिनट इन टॉयलेट एक्सक्रीशन में। जितने भी एनिमल्स हैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते हैं वो एक्सक्रीशन टाइम में, क्योंकि उनका फोन नहीं है। या डेफिनेटली वेरी नाइस, फोन नहीं है। आजकल मैं पेशेंट से पूछता हूँ आप टॉयलेट में जाते हो, कोई फोन लेके जा रहा है, कोई न्यूज़पेपर लेके जा रहा है। उन्होंने एक तरह का सिस्टम बना रखा है। तो ये जो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है और फूड हैबिट्स हो गई हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पाइल्स इज नॉट क्योरेबल बाय सर्जरी इन एवरी कंडीशन। लोग सोचते हैं, मेरे पास पाइल्स के बहुत पेशेंट्स आते हैं कि साहब ऑपरेशन कराना है। मैंने कहा देखो आप ऑपरेशन करा लोगे और आप सोचो कि उसके बाद आप सब कुछ खाने लगोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, है ना। सिटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या है, वो इन डिजीज के कारण है। मंदाग्नि से शुरू होती है इस डिजीज की। ईटिंग में कौन सी वो चीज़ें हैं कि अगर हम इनका सेवन करें तो चांसेस कम है कि आप पाइल्स के नज़दीक जाएं? जैसे कि अभी लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हाई कार्ब्स, हाई प्रोटीन, और उसके साथ जब थोड़ा बहुत चीट डे होता है तो फिर मसालेदार खाना, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब स्ट्रीट्स पे एक जमघट लगा रहता है और वहाँ पे ऑयली बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। और फिर मिर्च की चटनी या फिर बाकी भी स्पाइसेस, क्योंकि इंडिया देश ही ऐसा है कि यहाँ पे स्पाइसेस बहुत पसंद किया जाता है। तो कौन से वो फूड हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि देखिए सर्जरी में देयर इज ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, अभी परसों एक पेशेंट है कि महाराष्ट्र में जॉब कर रहा हूँ, कुछ साउथ के आ जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई वहाँ पर तो आपको बड़ा स्पाइसेस मिलता है। तो स्पाइसेस मैं हर पेशेंट को मैं पर्सनली बताता हूँ
मिर्च नहीं खाना है, लाल मिर्च छूना नहीं है, वो बताते हैं सीधे वहीं पर वो अटैक करती है अगर आप मिर्च खा लेंगे। तो मेरा पेशेंट को सजेशन ये रहता है कि अपनी डाइट में फाइबर आप बढ़ाइए, फाइबर रिच डाइट लीजिए। फाइबर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लीजिए, फ्रूट्स आप लीजिए। फ्रूट्स जिस सीजन में बहुतायत में आते हो, जैसे आजकल एप्पल आ रहा है, पपाया आ रहा है, जब खरबूजे का सीजन होगा खरबूजा खाइए, जब पपीते का सीजन होगा पपीता खाइए। 100 रुपए का एक कीवी खरीद के खाने की आवश्यकता नहीं है। जिस सीजन में जो फ्रूट आएंगे, इसका मतलब उस सीजन में उस फ्रूट के अंदर एक्टिव प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स सबसे मैक्सिमम होते हैं। फ्रूट्स अच्छे से खाइए। रूट वेजिटेबल्स, खीरा, कैरेट, बीट रूट, टर्निप, इन चीज़ों पे फोकस करिए। और फाइबर के लिए जो आटा भी आप ले रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कंपनीज, मैं पेशेंट को ये कहता हूँ कि चक्की का आटा आप लीजिए। हम अपने घर के लिए आटा पिसवाते हैं एक बार में 15 किलो 20 किलो। वो जो चक्की का पैकेट का आटा है, शॉप में कितने दिनों से पड़ा हुआ है, रोटी उसकी देखने में बहुत आपको सुंदर लगेगी। चक्की का मोटा गोल आटा वो आप लीजिए, उसको आप यूज करिए। चक्की का आटा लेना चाहिए। और उस सिर्फ आटा बदल लेने से लोगों की डाइजेशन का प्रोसेस बदल गया, क्योंकि फाइबर अगर जाएगा, फाइबर के बहुत एडवांटेजेस हैं। फाइबर कॉलन के अंदर जो ट्रांजिट टाइम है एलिमिनेशन का, उसको कम करता है। एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फाइबर, इट इज प्रूव्ड दिस फाइबर इट रिड्यूसेस द पॉसिबल कार्सिनोजेंस इन डाइट। हमारी डाइट में कुछ ना कुछ कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं। हमको नहीं मालूम है कौन से खाद दी गई, वेजिटेबल्स कहाँ से आ रही हैं। तो पॉसिबल कार्सिनोजेंस भी अगर कुछ डाइट के अंदर है, तो फाइबर उन कार्सिनोजेंस को भी दूर करता है। प्लस दिस, ये जो फाइबर है, ये शॉर्ट चेन कुछ फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस को भी जो है, जो प्रो कार्सिनोजेंस है, उनको भी इनहिबिट करता है। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में फाइबर जाना चाहिए। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे मैंने बताया। उसके अलावा तक्र, मट्ठा जिसको कहते हैं, बटर मिल्क। बटर मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बता दीजिए। बटर मिल्क इज द बेस्ट। बटर मिल्क, अगेन आई एम सॉरी, जो घर का मट्ठा होता है, जो पैक्ड रखा हुआ है, वो उसके बारे में हमको नहीं पता कि कब का बना। अगर ताजा, पेशेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ, ताजा पट्ठा में तो बोले हाँ साहब हमारे तो मट्ठा होता है, तो ताजा आप मट्ठा पी लीजिए, अग्नि दीपक है वो। हींग के साथ लीजिए या त्रिफला के लीजिए, वायु का अनुलोमन भी करेगा वो। तो तक्र इज द बेस्ट। बट तक्र का सेवन रात में नहीं करना चाहिए, दिन में तक्र का सेवन करें। जब भी अपना फूड को स्टार्ट करें, पहले आप कुछ रॉ चीज़ें खाइए, सैलेड्स के रूप में चीज़ें खाइए, तक्र का सेवन करिए। और जो डाइट है, वो आयुर्वेद का सिद्धांत भी कहता है कि हमको 1/4 पोर्शन खाली रखना चाहिए पेट का, जिससे कि जो हमारे अंदर का डाइजेशन का प्रोसेस है उसको स्थान मिल सके। अगर आपकी 4 रोटी की एक कैपेसिटी है, तो आप 3 रोटी ही खाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखना चाहिए। और फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी रूप में भी करें। तो सर, 4 सूत्र जो ये तकनीक है एक आयुर्वेद में, ये करवाने के बाद जब पेशेंट इससे उसका ट्रीटमेंट हो, तो उसके बाद खाने में कोई बदलाव किए जाते हैं, या फिर यही है जो आपने अभी बताया? 4 सूत्र, या फिर उसके बाद कुछ कॉमन चीजें भी हैं जो आपको बंद करनी होती है? देखिए, पेशेंट नॉर्मली हमारे पास जैसे भगंदर के, फिशुला के जो पेशेंट्स आते हैं, इसका लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। और ये डिपेंड करता है कि ट्रैक्ट कितना लंबा है। बड़ा है तो लंबे समय तक आना पड़ेगा, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। उस पेशेंस के पीरियड में पेशेंट इतना ट्रेन हो जाता है ना, कि फिर वो उन चीज़ों से, जो बैड हैबिट्स उसकी होती थी, वो खुद ही उन चीज़ों को अवॉइड करता है। उसके बाद हम उससे कह देते हैं कि अब आपका जो घर में एक नॉर्मल खाना बनता है उसको खाइए, कोई बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट में लेते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, हम पेशेंट को एक बहुत लंबी लिस्ट रेस्ट्रिक्शंस के नहीं देते हैं। हम उसको कहते हैं कि घर में जो आप खाना बन रहा है, सेम वही सिंपल आप खाना आपको खाना है। आपके लिए अलग से कोई विशेष प्रिपरेशन नहीं होगा, नहीं तो आपको लोग एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे कि आप बीमार हैं, सिक हैं। बस उसमें स्पाइसेस और ऑयली फूड नहीं होना चाहिए। और आगे भी आप यही कंटिन्यू रखो। कभी कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ ले सकते हो। ऐसा कुछ थंब रूल नहीं कि हमेशा के लिए आपकी बंद हो गई। एंड पेशेंट्स आर एंजॉइंग। मेरे पास 15-15, 20-20 साल के पुराने फॉलो पेशेंट्स आ रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से रिकरेंस अभी तक नहीं हुआ है। और ऋषिकुल का जो पहले डेटा नहीं इकट्ठा होता था, 2015 से मैंने डेटा भी कलेक्ट करना शुरू किया है। तो
फ्रेश केसेस अराउंड 1500 कंप्लीटली क्योर्ड, जिसमें क्षार सूत्र चेंज करने का जो ऑफिशियल डाटा मेरे पास है, चेंजिंग ऑफ द क्षार सूत्र 23,500 पेशेंट्स का अप्रोक्सीमेटली क्षार सूत्र हम लोगों ने चेंज कर रखा है। और एंड दिस इंक्लूड्स द पीपल फ्रॉम द पुअर क्लास ऑल्सो, मिडिल क्लास ऑल्सो एंड हायर क्लास ऑल्सो। बड़े बड़े हायर क्लास के लोग भी मेरे पास आते हैं एंड हैप्पीली दे हैव एक्सेप्टेड द क्षार सूत्र एंड टोटली इट इज पेनलेस। और पाइल्स के बारे में एक चीज और मैं एक पॉइंट आपको एक हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो पाइल्स की प्रॉब्लम है ये हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज्यादा देखने को मिलता है। डाटा इसका देखा, बैठने का टाइम ज्यादा है, या लॉन्ग सिटिंग जॉब्स, ट्रैवल उनको बहुत करना पड़ता है और फूड भी मजबूरी में खाना ही है, तो रेडीमेड फूड्स उनको लेना पड़ता है। तो इंसिडेंस ऑफ पाइल्स इज इंक्रीजिंग इन द हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये भी एक डेटा निकल के सामने आया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले व्हेन वी वर स्टूडेंट्स पहले इतना डेटा नहीं था। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो फिस्टुला के या भगंदर के पेशेंट्स उतने नहीं होते थे। अभी ऋषिकुल के हमारे हॉस्पिटल में ही प्रेजेंटली 70 से 80 पेशेंट्स आ रहे हैं और ये लाइन कभी भी छोटी नहीं हो रही है। हर हफ्ते कुछ पेशेंट्स ठीक होते हैं और पीछे से लाइन जुड़ती चली जा रही है। नॉट ओनली फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, दिल्ली से, राजस्थान से। अभी एक पेशेंट गुजरात से आई थी, उनके हस्बैंड आदित्य बिरला में करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी की हैं। उन्होंने ऋषिकुल के पास एक होटल में रूम भी लिया। शी स्टेड देयर फॉर अबाउट 2.5 मंथ और ठीक होकर चली गई। शी इज़ वेरी फाइन। तो ये बहुत बड़ा एक गुरु लोगों का हम लोगों के ऊपर विशेष कृपा है कि वी आर एबल टू सर्व इन मिनिमल अमाउंट ऑफ, कोई उसमें एक्सपेंडिचर नहीं है। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द पेशेंट। वो जो हॉस्पिटल का पर्चा बनता है बस उसी का ऑफिशियल चार्जेस है। तो ये एक चीज है। वैसे तो अभी आपने बता ही दिया कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब अवेयरनेस तो है इस चीज को कि अभी क्षार सूत्र जो ट्रीटमेंट है ये लोगों तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार हमारे देखने वालों को बता दीजिए कि जो आम लोग हैं उन तक ये जागरूकता कैसे पहुंचे कि यार इस तरह का कोई ट्रीटमेंट है जो कि बहुत कम अमाउंट में आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, उत्तराखंड शासन ने इस विषय में एक बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मार्च में हमने किया था ऋषिकुल में, ट्रेनिंग फॉर क्षार सूत्र फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। दूसरा हमने मई में किया था, जिसमें हमारे अपर सचिव महोदय श्री जोगदंडे सर का एक इसमें बहुत सक्रिय भूमिका रही। और अब हमारे माननीय सचिव महोदय श्री रविनाथ समन सर, वो भी इस विधा से परिचित हैं और उनका भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है। उत्तराखंड शासन के इस विशेष इंटरेस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय सचिव महोदय का, अपर सचिव महोदय का और हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी सर का। 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो हमने ऑफिशियली कर दिए और ये जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जो पर्वतीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो वहाँ पर इस विद्या को कर रहे हैं और कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है वो हमेशा टेलीफोनिकली हमसे ले लेते हैं। आम पब्लिक के लिए मैं यही एक बात बताना चाहूँगा कि क्षार सूत्र एक ऐसी एक पद्धति है जिससे कतई भी आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। नाम मात्र के लिए दर्द नहीं होता, इसमें आपके जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। समय समय पर हम इसके मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हर वर्ग के लोगों के लिए सेफ है, पेशेंट एम्बुलेटरी रहता है, इसके अभी तक कोई रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ज़्यादातर केसेस में एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी एज ग्रुप्स वाले, चाहे छोटा बच्चा, बच्चा मेरे पास 2 साल का आया था, उसको फिस्टुला था, वो भी ठीक हो गया। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमें कोई खाने के लिए भी औषधि नहीं देनी है। भगंदर के केस में क्षार सूत्र अकेले ही अपने आप में पर्याप्त है। सर, छोटे बच्चों में ये कैसे हो रहा है? मतलब ये जेनेटिकली भी आ रहा है या फिर मतलब कैसे? यस, इट हैज गॉट अ जेनेटिकल कंपोनेंट आल्सो, प्लस इग्नोरेंस ऑफ द डाइटरी हैबिट्स। आज सुबह ही एक डॉक्टर है या माँ बाप में नहीं, जेनेटिकली उतना ज्यादा नहीं देखा गया। जेनेटिकली केसेस हेमोरॉइड्स में हैं, जो पाइल्स है उसमें जेनेटिक कंपोनेंट ज्यादा है पाइल्स की डिजीज में। भगंदर में जेनेटिक टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो कॉन्स्टिपेशन है, जो सेडेंटरी हैबिट्स है उसमें मिली। छोटे बच्चों में आज ये सुबह एक डॉक्टर साहब हैं जो मुजफ्फरनगर से आए थे, ही इज़ ए रिटायर्ड डीओ, वो अपने पोते को लेकर के आए थे, वो सिर्फ फॉलोअप के लिए। उनका बेटा 8 या 9 वर्ष का था, तो आज मैंने उसको देखा, ही इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड। तो ये जो डाइटरी हैबिट्स हैं, बच्चे आके पेरेंट्स कहते हैं, ये बाजार के जो पैकेट्स फूड्स आते हैं, जो मंचिंग हैबिट्स बच्चे करते रहते हैं, तो ये अलग अलग तरीके के जो जिसमें स्पाइसेस पड़े हुए हैं, वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या है, वो एक एडिक्शन सा हो गया है बच्चों के अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, और एक बार अगर क्षार सूत्र अच्छे से किया जाए
एक प्रॉपर सेंटर पर, तो ये दोबारा रिकरेंस नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लस मैं सभी जो दर्शक हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि डिसिप्लिन लाइफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। से यस टू डिसिप्लिन लाइफ। एक हेल्दी हैबिट, सिर्फ ओनली वन हेल्दी हैबिट, एक अगर हेल्दी हैबिट आप अपने अंदर आप डाल लेंगे, जस्ट वन, एनी वन हेल्दी हैबिट, तो इट विल इंक्रीज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, गुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय मिनिमम 2 years मोर। क्योंकि ईश्वर ने जो हमें समय दिया है उसका हर दिन हर घंटा कीमती है। तो एक भी कोई अच्छी हैबिट हम चाहे अपने लाइफ स्टाइल में, चाहे हम ईटिंग हैबिट में करें, तो हम इन जो रोगों से दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, बड़े कमाल की बातचीत रही और बहुत अवेयर करने वाली बातें आपने बताई, और खासकर ये ट्रीटमेंट जो आपने बीच में बात कही कि ये बहुत ही हर इंसान करवा सकता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। नो इट्स नॉट एक्सपेंसिव। ये इस ट्रीटमेंट की सबसे अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच। मैं अपना एक बात धन्यवाद करता हूँ ओहो रेडियो का, आपके स्टूडियो की पूरी टीम का, कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं अपने व्यूज़ क्षारसूत्र के बारे में बताऊं और पब्लिक को इससे मैं अवेयर कर सकूं। नमस्कार सबको एक बार फिर, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।